हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लर्नर्स का ये सवाल रहता है कि पीएचडी के लिए अपना टॉपिक जो है वो कैसे सेलेक्ट करें। अब जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है उनका तो ये रहता है कि पीएचडी में एडमिशन लेनी है, उसके लिए एक टेंटेटिव टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यू में वो काम आएगा, है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी पीएचडी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं उनको वैसे भी अपना एक रिसर्च प्रपोजल बना लेना चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि वो आपसे आपका टेंटेटिव टॉपिक जो है ना, जो आप करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, है ना। तो अब उसके लिए टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने देखा है नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ही स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि अपना टॉपिक सेलेक्ट कैसे करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ही पूछते रहते हैं कि मैम बताइए जेआरएफ क्लियर हो गया, टॉपिक सिलेक्शन में कुछ हेल्प कर दीजिए हमारी, हमको अपना पीएचडी टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो आज ये वीडियो पूरी देखिएगा। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको अपनी टॉपिक सिलेक्शन वाली ये जो चीज़ है इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें एक स्ट्रीम आइडेंटिफाई करनी है। स्ट्रीम जैसे कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बिकॉज हमारा चैनल इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स है। अब इसमें एक स्ट्रीम स्पेसिफाई कर ली आपने, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। इस तरह का कोई स्ट्रीम आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रीम में से अपना कोई इंटरेस्ट वाला टॉपिक या रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक फाइंड करना है, ठीक है जी। देखिए, अब कईयों का इंटरेस्ट रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना। कई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है कि मुझे कुछ डेवलपमेंट पर काम करना है ना, या कुछ एनवायरनमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर कुछ काम करना है। कुछ कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट रहता है कि भाई मुझे ना इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की डेवलपमेंट पर जो है रिसर्च करने का बड़ा मजा आता है ना। कईयों का रहता है इंटरेस्ट कि मुझे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानना, पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च करना, इसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि पता क्या बात है, आपको 3-4 साल, 5 साल एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही काम करना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में सोचना है। उठते बैठते खाते पीते मतलब हर टाइम उसी टॉपिक के बारे में आपको सोचना है, पढ़ना है, काम करना है। तो अब वो टॉपिक अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। पहला, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना, सुनना, जानना आपको अच्छा लगना चाहिए, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बहुत मैंडेटरी है कि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उस स्ट्रीम में से आपको अपना एक इंटरेस्टेड सा टॉपिक फाइंड कर लेना। टॉपिक कैसे फाइंड करना है, जैसे अब टॉपिक तो ऐसे रहते हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज, है ना। आपको पूरा उसका एक रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना है, दैट हाउ क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट सस्टेनेबिलिटी, है ना, या इस तरह का कुछ। जैसे एक टॉपिक है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपका पूरा एक रिसर्च क्वेश्चन उससे बनना चाहिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिवर्सिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, है ना, इस तरह से कुछ टॉपिक। तो दैट मीन्स कि जो आपका एक रिसर्च टॉपिक है, जो आपका जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, उससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है। अब ये जो आपका रिसर्च क्वेश्चन पूरा बनेगा ना, इसके लिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेरी ध्यान से समझिएगा। इसके लिए ना आपको रिसर्च गैप फाइंड करना पड़ेगा, नॉलेज गैप फाइंड करना पड़ेगा। अब करना है आपको लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि आपको इंटरेस्ट है कंज्यूमर बिहेवियर में या क्लाइमेट चेंज में या ऐसा कुछ, है ना, एम्प्लॉयमेंट इनकम में, तो आपको ना ये कीवर्ड्स जो हैं जाकर टाइप कर देने हैं किस पर, गूगल स्कॉलर पर, ठीक है। देखिए, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान, अपनी टॉपिक सिलेक्शन के दौरान गूगल स्कॉलर की हेल्प ली थी, बहुत हेल्प ली थी गूगल स्कॉलर की। अब उस टाइम पर साइंस हब भी चलता था, अब तो चलो साइंस हब बैन हो गया, उसके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं वैसे। तो गूगल स्कॉलर से मैंने बहुत हेल्प ली थी। तो गूगल स्कॉलर पर आप इन कीवर्ड्स को टाइप कर दीजिए, इससे मिलते जुलते बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनको पढ़ लेना है। जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया, अपने इंटरेस्ट वाला, है ना, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, उनको डाउनलोड करके चाहे प्रिंट निकलवाओ, चाहे स्क्रीन पर पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या काम हो चुका है, ठीक है,
किन किन जनों ने पहले या क्या क्या रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं जो इसके बारे में है, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम डिवर्सिफिकेशन के बारे में बता रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज का सस्टेनेबिलिटी पर इम्पैक्ट बता रही हैं, है ना। तो कौन कौन सी रिसर्चेज हैं और उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, इस पर क्या क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, क्या क्या उन्होंने मेथडोलॉजीज यूज करी हैं, है ना। तो इन सब चीजों का आपको वहां पे समझ आ जाएगा। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। उस एक्सेल शीट पर ना आप स्टडीज थोड़ी मेंशन कर सकते हैं। जैसे पहली स्टडी मैंने जो पढ़ी उसमें ये ऑब्जेक्टिव लिया गया था, ये मेथडोलॉजी यूज करी थी और ये उसका कंक्लूजन था या ये उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी। इस तरह से आप जब 10, 15, 20 स्टडीज जो हैं वो पढ़ लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या जो है पहले स्टडीज हो चुकी है, यानी कि लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, पर क्या चीज है जो एज ए गैप हमारे लिए काम कर सकती है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन पहली स्टडीज में नहीं हुई, है ना, मुझे वो करनी है अपनी स्टडी में, इस चीज को या इस ऑब्जेक्टिव को मुझे अपनी स्टडी में ऐड करना, जो पहली स्टडीज में ये चीज इंक्लूडेड नहीं थी, मुझे अपनी स्टडी में इस चीज को इंक्लूड करना है ना। बस उसी से आपका जो है एक रिसर्च टॉपिक जो है डिसाइड होगा। अब पूरा वो एक क्वेश्चन फॉर्म में आपका बन जाएगा, है ना, रिसर्च क्वेश्चन, आपका हिपोथेसिस जो है, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, फिर उससे बनेंगे जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। तो लिटरेचर रिव्यू इज वेरी मैंडेटरी। लिटरेचर रिव्यू के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठे हुए रिसर्च टॉपिक सोच रहे हो क्या मैं ये टॉपिक ले लूं, क्या मैं ये टॉपिक, ऐसे बैठ के सोचने वाली बात नहीं है रिसर्च टॉपिक को चूज करना, है ना। आप जितनी देर उसके बारे में पढ़ते नहीं हो, लिटरेचर रिव्यू नहीं करते, तो काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स 5-10 दिन, हफ्ता लगाइए और उसके बारे में जितना हो सकता है पेपर्स पढ़िए, उसी से आपको असल में चीज समझ आएगी। अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, आपने इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक देख लिया, आप गूगल स्कॉलर पर जाकर लिटरेचर रिव्यू कर लिया। अब तीसरी चीज है, आपका जो भी गाइड है ना, जो प्रोफेसर है, उससे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिएगा। वो आपको एक सही सुजेशंस देगा, हो सकता है इमीडिएटली ना दे तो, पर वो एक आपको सही सुजेशन जरूर दे देगा, ठीक है। और कई बार इतना अच्छा सुजेशन आपका प्रोफेसर या आपका गाइड दे देता है कि बहुत काम आता है आपकी। तो दैट मीन्स आप उससे इसके बारे में डिस्कस करिएगा और उनके सुजेशंस भी जो हैं इसमें इनकलकेट करिएगा। ओके, अगली चीज है यहाँ पर आपका जो वो अब टॉपिक है उस पर आपको जो मेथडोलॉजी लगानी है ना, जो मतलब डाटा जहां से फाइंड करना है। अब अवेलेबिलिटी भी आपको थोड़ी चेक कर लेनी है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। कई बार आप टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने चाचा में कि भाई मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, अभी इस टॉपिक पर मैं काम करना चाहती हूँ ना, एक उसमें एंथुसिज्म में टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद सब कुछ फाइनल हो गया, सब चीज, अब बाद में आपको उसके डाटा में प्रॉब्लम आ रही है। अपने सिनॉप्सिस भी बना लिया कि भाई मैं डाटा यहाँ से ले लूंगा, यहाँ से डाटा मिल जाएगा, जैसे सारा सिनॉप्सिस भी बना लिया सब कुछ। अब जब असल ग्राउंड लेवल पर काम किया तो आपको डाटा मिल ही नहीं रहा, आपको डाटा मिल ही नहीं रहा। आपने सोचा था कि मैं यहाँ से डाटा ढूंढ लूंगा, बट डाटा मिला ही नहीं। तो अब इस चीज के लिए आप पहले से जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो देख लीजिएगा कि जो डाटा सोर्सेज हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का पहले देख लीजिएगा कि जो उसके प्रॉपर डाटा सोर्सेज जहां से आपको डाटा फाइंड करना है ना, एक्सट्रैक्ट करना है, वो डाटा सोर्सेज कौन से हैं, वहां पे ऐसा डाटा जिससे आपका हिपोथेसिस प्रूव हो जाए, मतलब सही डाटा दिया हुआ है, गिवन है, आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा। या अगर प्राइमरी डाटा है ना, तो आपको उसके क्वेश्चनरे बनाने हैं, आप कलेक्ट कर लेंगे उस डाटा को, है ना, इजिली एसेसेबल है, डाटा मिल जाएगा, लोग आपको दे देंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ी पहले ही सोच लीजिएगा अपना प्रपोजल बनाते वक्त, टॉपिक डिसाइड करते वक्त, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बड़ी बन जाती है। भाई मैंने ये चीजें फेस करी हैं, ये आपके सामने मेरा थीसिस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन पंजाब। और सच में बताऊं तो इतनी मेहनत लगी है इसको पूरा करने में, इतनी ज्यादा मेहनत कि मतलब मुझे अब तक का सबसे टफेस्ट काम लगा अपना पीएचडी का थीसिस लिखना। सो इट इज इसमें मेरा बेसिकली प्राइमरी डाटा पर काम था, और प्राइमरी डाटा यानी कि घर घर जाके जो डाटा कलेक्शन वाला काम था, एन्यूमरेशन वाला काम था पूरा, कि अगर एक रूरल विलेज है तो रूरल के मतलब सभी घरों में जाके एन्यूमरेट करना, है ना। तो वो जो एन्यूमरेशन का टास्क था, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद 360 रूरल हाउसहोल्ड्स के क्वेश्चनरीज तैयार करने, शेड्यूल्स, उस डाटा मेथडोलॉजी लगानी, एक्सेल पर फिल करना, एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्राइमरी डाटा पर काम तो भाई सेकेंडरी डाटा का भी चलो अपना ही होता है वैसे, चलो। तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ें आप पहले थोड़ा सोच लेना कि आपको डाटा कहाँ से लेना है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा क्या
आपका इंटरेस्ट, ठीक है। गूगल स्कॉलर के बारे में आपको बताया, और गूगल स्कॉलर ही नहीं, आजकल तो मतलब बहुत सारे सोर्सेज नेट पर अवेलेबल हैं, आप पेपर रीड कर सकते हैं जहाँ से, ठीक है। मतलब एक टाइम होता था, मेरे एडवाइज़र ने मुझे बताया था कि हमारे टाइम पर इतने सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे जर्नल्स पढ़ने के, पेपर्स पढ़ने के। तो हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाके बैठते थे, वहाँ पे जो ऑफलाइन जर्नल्स आते थे, जैसे ये, इनमें मेरे पेपर्स छपे हुए हैं, ऐसे ये ऑफलाइन जर्नल्स हैं, है ना, ये जर्नल्स हैं। अब वो कहते थे इन जर्नल्स को हम रीड करते थे, और इन जर्नल्स को पढ़ने में हमारा काफी मतलब सारा दिन निकल जाता था, ऐसे फाइंड कर करके जर्नल्स पढ़ते थे। आज की डेट में ये चीजें इतनी सिंप्लीफाई हो गई हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जर्नल्स पढ़िए, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, कीवर्ड्स डाल के उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके सामने पेपर्स आ जाएंगे, उन पेपर्स को पढ़िए, मतलब इतने पेपर्स आ जाएंगे उस कीवर्ड को डालेंगे तो, है ना, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उन पेपर्स को पढ़िए और आइडेंटिफाई करिए, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से उनके समझिए, उनकी मेथोडोलॉजी को समझिए, अपना लिटरेचर गैप आइडेंटिफाई करिए कि उसने इन ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया, पर ये वाला आपका एक रिसर्च गैप, आपका ये गैप बन सकता है, इस पर पहली स्टडीज में काम नहीं हुआ, या इस पर कॉम्प्रिहेंसिवली उतना काम नहीं किया गया जितना होना चाहिए था, इस पर आप काम कर सकते हैं, वहीं से आपका बनेगा लिटरेचर गैप। और जैसे मैंने आपको कहा, आपको एक एक्सेल शीट जैसे बना लेंगे ना, जिस पर आप मेथोडोलॉजीज भी लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी लिख रहे हैं, उससे ये काम ना, पहले तो आपको डिफिकल्ट लगेगा शीट बनाना, पर बाद में ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए लिटरेचर गैप फाइंड करना ईजी हो जाएगा, और आपको क्या मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करनी है ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं भी सबने ये मेथोडोलॉजीज यूज करी हुई है ना, तो वो अगर उससे आपके लिए मेथोडोलॉजी डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आपका लिटरेचर गैप भी इससे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और इससे एक ये हेल्प मिलेगी कि जब आप अपना थीसिस लिखोगे, उस शीट को संभाल के रखना, अब जब आप अपना थीसिस लिखोगे ना, थीसिस में एक चैप्टर होता है आपका, ये वाला लिटरेचर रिव्यू वाला, है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला एक चैप्टर होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देखो कितने 5 से लेके 25 काफी सारे पेजेस आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर लिखने होते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो जब आपको थीसिस लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर लिखना है, तो आप वो जो आपने एक्सेल शीट बनाई है ना, उससे हेल्प लेके अपना ये चैप्टर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यही चीजें मुझे बतानी थी पीएचडी के बारे में, और क्या क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने क्वेश्चंस बता देना मुझे कमेंट्स में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।